टीचर्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम्स इस मैगजीन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है मित्रों, और एक प्रैक्टिस सेट में आपका 100 क्वेश्चन है। आपके प्रश्न पत्र में भी 100 क्वेश्चन होगा, तो कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, मतलब कुल 1500 क्वेश्चन की यह पूरी टेस्ट सीरीज है। तो मैं एक प्रैक्टिस सेट में जो 100 क्वेश्चन होते हैं तो मैं 25-25 क्वेश्चन करके ही करा रहा हूँ। और जैसे ही 25 क्वेश्चन मतलब कि कुल 4 पार्ट हो जा रहा है, मतलब 100 क्वेश्चन पूरा हो जा रहा है, तो एक फुल प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, फुल प्रैक्टिस सेट एक दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और उस तरह से 25-25 प्रश्न करके यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। और आप लोग व्हाट्सएप, आप लोग फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप पर बहुत सारा मटेरियल मैं दे रहा हूं और कई सारा मटेरियल दिया हूं, तो फेसबुक ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी मुख्य सेविका का फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम पर MCQ मिलता है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। तो 2 चीज़ आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट 1 तो आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट टू देखिएगा। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं कानून, राज्य, कारावास या उपयुक्त सभी। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हैं? तो कानून, राज्य और कारावास जो है उपयुक्त सभी हैं, विकल्प डी। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या कहलाएगा? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण मतलब आपका अपना परिवार, समाज, ये सब अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में आएंगे। इन औपचारिक सामाजिक नियंत्रण मतलब कि एक शुद्ध कानून, मतलब कानून, राज्य, कारावास, ये जो है उपयुक्त सभी। प्रश्न 2 देखिएगा। जो जहाँ लिखित में सामाजिक नियंत्रण लगाया जाए, नियम बनाकर सामाजिक नियंत्रण लगाया जाए। परिवार में तो नियम बनाकर लगाया नहीं जाता है, तो वह अनौपचारिक होगा, लेकिन यह आपका औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन होंगे? उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है? तो देखिए, कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका देखिए, इसमें जैविक घटक भी आएगा, तकनीकी घटक भी आएगा और भौगोलिक घटक भी आएगा, लेकिन ऐतिहासिक घटक आपका नहीं आएगा, तो विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है? खोज, आविष्कार, संकुचन और आंतरिक विभेदीकरण। तो कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपका संकुचन जो है ये आपका शामिल नहीं है, बल्कि खोज, आविष्कार और आंतरिक विभेदीकरण जो है शामिल है। तो कौन शामिल नहीं है? आपका संकुचन जो है आपका सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है। प्रश्न 4 देखिएगा। घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है? क्या सही है घरेलू हिंसा के संदर्भ में, ये आपको पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। तो देखिए, घरेलू हिंसा के संदर्भ में ABC जो है वो गलत है, लेकिन डी जो है सही है। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह भी घरेलू हिंसा है। मतलब एक ऐसी महिला जिसका तलाक हो चुका है, लेकिन उसका पूर्व पति उसकी संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह भी एक घरेलू हिंसा है। ऐसा विकल्प डी में है, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। बाकी ABC जो है वो सही नहीं है। प्रश्न 5 देखिएगा। अंतरपीढ़ी संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष न होकर तनाव की दिशा से संबंधित होता है। यह परिभाषा जो है किस समाजशास्त्री ने दिया है? तो GS ध्रुवे ने यह परिभाषा दिया है, तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 6 देखिएगा। सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? सापेक्ष गरीबी का जो मापन है वह किस विधि द्वारा किया जाता है? तो लॉरेंज चक्र के द्वारा और गिनी गुणांक द्वारा, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, लॉरेंज चक्र और गिनी गुणांक। प्रश्न 7 देखिएगा। भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? तो देखिए, पहले भारत ने जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य घोषित किया था वह 2045 में घोषित किया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, अब 2070 कर दिया गया है। तो भारत ने जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य घोषित किया है 2070, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा। किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला है? किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, 1911 से 21 के मध्य भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर रही है वह ऋणात्मक रही है। 1911 से 21 के मध्य यहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी -0.31%। अब आप सोचिए, जनसंख्या घटी है 1911 से 21 के मध्य और ऋणात्मक वृद्धि दर थी, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 9 देखिएगा। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए, सिलाई बुनाई करना यह लिंगानुपात विषमता का है, विषमता है। खाना पकाना, परोसना, घर की साफ सफाई करना, मतलब यह कार्य क्या महिलाएं ही करेंगी, तो यह लिंगानुपात विषमता है। लेकिन अध्ययन अध्यापन जो है यह लिंगानुपात विषमता में नहीं आता है, तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा।
16 संस्कार में विवाह किस आधार पर आता है? तो 16 संस्कार जो होते हैं मनुष्य जीवन में, जो गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि 16 संस्कार मतलब होते हैं हिंदू धर्म में। तो 16 संस्कार जो होते हैं, जैसे शुरुआत कहाँ से होती है? गर्भाधान, पुष्पवंश, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, और फिर आपका वेदारंभ संस्कार, फिर बहुत सारे संस्कार हैं, उपनयन संस्कार, उसके बाद बहुत सारा, मैं उसके बाद का क्रम मुझे याद नहीं है। 16 संस्कारों में विवाह किस स्थान पर आता है? तो 16 संस्कारों में विवाह जो आता है 15वें स्थान पे आता है, विकल्प डी। उपनयन संस्कार किस स्थान पे आता है? 11वें स्थान पे आता है। और सबसे अंतिम संस्कार जो होता है अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो 16वें के अंतर्गत आता है। प्रश्न 11 देखिएगा, हिंदू विवाह की प्रकृति है, हिंदू विवाह की जो प्रकृति है वो क्या है? नैतिक, सामाजिक, संविदात्मक और धार्मिक। तो धार्मिक आप लोग जानते हैं, हिंदू विवाह जो है वह एक, क्षमा करिएगा, हिंदू विवाह की जो प्रकृति, हाँ धार्मिक है। विकल्प बी जो है वह पसंदीदा धार्मिक है। प्रश्न 12 देखिएगा, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह? मतलब किस समाजशास्त्री ने कहा था कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? तो किस समाजशास्त्री ने यह बातें कही थी? तो प्रश्न 12 का सी सही है। वेस्टरमार्क ने कहा था कि विवाह का जो बुनियादी आधार है परिवार है। मतलब परिवार है, परिवार के लिए विवाह होता है, न कि विवाह से परिवार होता है। तो यह बात जो कि कहा है ई वेस्टरमार्क ने कहा है, ई वेस्टरमार्क, यह समाजशास्त्री थे। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, किसने कहा था कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? धर्म, प्रजा और रति जो है वह हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। तो किसने कहा था? तो इसमें भी विकल्प सी जो है वो आपका सही है, के.एम. कपाड़िया ने कहा था, के.एम. कपाड़िया। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। देखिए यह चीज़ें आप समाजशास्त्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें आने की संभावना है, और आप लोग देख रहे हैं कि 40% कम से कम सिलेबस आपका 35 से 40% आपका सीधे समाजशास्त्र ही है। तो समाजशास्त्र से संबंधित ये जो कथन है, 21 विद्वान ने ऐसा कहा है, यह ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 14 देखिएगा, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? तो किसने कहा है कि एक विवाह मतलब एक विवाह है, रहा है और रहेगा, और बस यही विवाह का सही प्रकार है? तो यह बातें किसने कही है? तो यह बात है विकल्प बी जो है आपका, बी मेलिनोवस्की, इन्होंने यह बातें कही है। एक विवाह के सबसे बड़े समर्थक थे बी मेलिनोवस्की, और इन्होंने यह बातें कही है। प्रश्न 15 देखिएगा, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो 4 वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें कौन सा वक्तव्य सही है घरेलू हिंसा के संदर्भ में? तो विकल्प सी जो है आपका सही है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार भी शामिल होता है। मतलब घरेलू हिंसा के अंतर्गत यह सब सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम जो आया था वह 2005 में आया था, जिसमें घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार होता है। तो यह सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। और घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। तो यह भी बातें ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 16 देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? अगर पति दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसे शिकायत पत्नी कर सकती है। किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 497 के तहत, धारा 497 के तहत। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, विकल्प बी। प्रश्न 17 देखिएगा, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो कौन से कारक जिम्मेदार हैं शिशु मृत्यु से संबंधित? तो यह देखिए डी। तो देखिए इसमें विकल्प डी जो है वो वापस सही है। 1 2 3 मतलब शिशु मृत्यु क्यों होता है? जन्म के समय कम वजन होता है इसलिए होता है, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव होता है इसलिए होता है, और गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति अगर सही नहीं होती है तो इसलिए भी होता है। तो यह जो तीनों जो है वह शिशु मृत्यु दर के कारण हैं। गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग, तो यह तो आपका कारक होगा नहीं, तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो वापस सही होगा। प्रश्न 18 देखिएगा, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है? जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, अगर जन्म दर और मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाता है तो जनसंख्या मृत्यु दर प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट होता है, तो जन्म और मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, विकल्प सी। प्रश्न 19 देखिएगा, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है? तो महिला स्वयं सिद्धि योजना जो है किससे संबंधित है? तो इसमें विकल्प सी होगा, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण
के उद्देश्य से, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। तो देखिए, दरअसल यह बहुत पुरानी योजना है। इंदिरा महिला योजना के नाम से इसे 20 अगस्त 1995 से 200 विकास खंडों में शुरू किया गया था। इसका पुराना नाम क्या था? देखिए, पहले 20 अगस्त 1995 को इंदिरा महिला योजना का घोषित किया गया। देखिए, इंदिरा महिला योजना, यह योजना कब आई थी? 20 अगस्त 1995 को यह योजना आई थी। 20 अगस्त 1995 को इंदिरा महिला योजना आई थी, 20 अगस्त 1995 को, और इसी का नाम बदलकर अब महिला स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है या क्या था? इस योजना जो है महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु समन्वित परियोजना है। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। विकल्प सी क्या करा? महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई थी? तो महिला नीति जो बनाई गई थी, विकल्प बी, 2001 में बनाई गई थी। अभी बाल विकास से संबंधित एक टॉपिक आप लोग को शुरुआत में दिया था, आज ही के समय दिया था, तो उसमें यह तथ्य मैं बताया हूँ कि भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई थी? तो 2001 में बनाई गई थी। तो विकल्प एक जो है वह आपका, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? दलित नारीवाद के क्षेत्र में शर्मिला रेगे का योगदान है, विकल्प सी। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? उत्पीड़न विहीन मतलब एक ऐसा अपराध जिसमें उत्पीड़न नहीं हो रहा है, व्यक्ति अपने आप से स्वयं अपने आप को उत्पीड़ित कर रहा है और अपराध कर रहा है। तो यह वेश्यावृत्ति जो है वह उत्पीड़न विहीन अपराध है। इसमें क्या होता है, अपना आर्थिक लाभ लेने के लिए अगर कोई अपराध होता है, मतलब वेश्यावृत्ति होती है, तो उसे उत्पीड़न विहीन अपराध है। तो विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, निर्धनता की परिभाषा क्या है? अगर आपको कहा जाए गरीबी है क्या, तो अगर देखिए निर्धनता की जो परिभाषा है दो तरह से दी जाती है, एक निरपेक्ष और सापेक्ष। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से दी जाती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। तो यह आपको बता दें, तो निरपेक्ष और सापेक्ष क्या है कि अगर निरपेक्ष अर्थ में एक ऐसी दशा होती है, मतलब निर्धनता की एक ऐसी दशा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधनों का, देखिए अगर किसी पास रोटी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, मकान ढह गया है, चू रहा है, तो यह निर्धनता है। तो इस निर्धनता को निरपेक्ष परिभाषा के तहत देते हैं। लेकिन अब कुछ उदारवादी लोग यह कहते हैं ऐसी बात थोड़ी है कि रोटी कपड़ा मकान से ही व्यक्ति, अगर ये है तो व्यक्ति संपन्न है, अगर यह नहीं है तो व्यक्ति गरीब है। सापेक्ष परिभाषा के तहत यह कहा गया है कि अगर आप भौतिक वस्तुओं का भी व्यक्ति प्रयोग नहीं करता है, उसके पास है नहीं, उसके संसाधन के अभाव हैं भौतिक संसाधनों के, जैसे मान लीजिए अगर इस समय स्मार्टफोन चल रहा है 8,000 10,000 का, 5,000 का, लेकिन किसी के पास आज भी कीपैड वाला मोबाइल है, मतलब कि बस उसके पास मोबाइल, मतलब कि वह अपने मतलब समझ रहे हैं कि बाइक नहीं है, मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, मतलब इन भौतिक संसाधनों का प्रयोग वह नहीं कर पा रहा है, उसके पास हो ही नहीं रहा है, उसके पास बस रोटी कपड़े और मकान तक ही उसका संसाधन है, तो वह भी गरीब माना जाएगा। तो निरपेक्ष और सापेक्ष के तहत यह परिभाषा दिया गया है, विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? निर्धनता का कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी है, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, विकल्प डी, यह सभी निर्धनता के कारण है। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है? सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो 1901 में एक पुस्तक आई थी, सोशल कंट्रोल। 1901 में एक पुस्तक आई थी, सोशल कंट्रोल, यह पुस्तक आई थी। और इस पुस्तक को किसने लिखा था? E.S. रॉस ने लिखा था। E.S. रॉस ने लिखा था। 1901 में एक पुस्तक आई थी, सोशल कंट्रोल, इस पुस्तक को E.S. रॉस ने लिखा है और इसी में E.S. रॉस ने सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया है।
तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी मुख्य सेविका के लिए फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर भी आपको मटेरियल देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी देता हूँ। तो फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर MCQ और मटेरियल्स या जो भी इन्फॉर्मेशन है फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट कि 1500 क्वेश्चन का यह पूरा प्रैक्टिस सेट है जो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत तरीके से कर देगा। तो देखिए मित्रों, एक प्रैक्टिस सेट में कुल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं 25-25 क्वेश्चन करके ही करवा रहा हूँ ताकि आप लोग उबिए मत ज़्यादा। और प्रतिदिन मैं 2 या 3 प्रैक्टिस सेट देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक है मित्रों, और जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरे हो जा रहे हैं मैं एक फुल प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को मर्ज करके दे रहा हूँ। तो अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें वीडियो को देखिए। तो आज प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर MCQ कराए जाते हैं। फेसबुक ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का फेसबुक ग्रुप बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक ग्रुप पे बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? औपचारिक अभिकरण कौन सा है सामाजिक नियंत्रण का, ये आपको बताना है। तो कौन है? तो इसमें जो राज्य है वह सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है, विकल्प सी। राज्य, कानून, जेल ये सभी औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि समाज, परंपराएं, रणनीतियाँ जो होती हैं सामाजिक नियंत्रण की, यह अनौपचारिक अभिकरण होती हैं। प्रश्न 27 देखिएगा, सामाजिक डार्विनवाद से निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? तो यह आपको बता दें, यह होगा उद्विकासवादी। उद्विकासवादी जो होते हैं वह डार्विनवाद पे, सामाजिक डार्विनवाद पर विश्वास करते हैं। उद्विकासवादी जो यह मानते हैं कि विकास जो है स्टेप बाय स्टेप हुआ है, तो विकल्प बी जो है उद्विकासवादी। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कौन नहीं है? तो देखिए, आर्थिक लागत ये सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक है, निहित स्वार्थ भी सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक है, जड़ता भी सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक है, लेकिन आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है यह सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। विकल्प बी जो है सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था, ये आपको बताना है। तो उद्विकास का प्रभुत्व था। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। 19वीं सदी में तो डार्विन आए थे और डार्विन का जो सिद्धांत उद्विकास पर ही आधारित है। प्रश्न 30 देखिएगा, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि? तो क्या करता है? ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्यों? क्योंकि इसमें जो 30 का सी होगा वो आपका सही होगा। इसमें अनेक ग्लोब्यूमिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन। इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो विकल्प सी जो होता है होगा वो आपका सही होगा। एक प्रकार का प्रोटीन है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को शरीर से बचाता है। इसमें अनेक प्रकार के एंटीबॉडी और एंजाइम, फाइबर आदि पाए जाते हैं। प्रश्न 31 देखिएगा, कार्बोनिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कार्बोनिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो प्रश्न 31 का ए सही है, वमन नहीं करना चाहिए और चूने के पानी अंडे की सफेदी मिलाना चाहिए। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 32 देखिएगा, फेमुलस शब्द का अर्थ क्या है? तो फेमुलस शब्द का अर्थ क्या है? तो फेमुलस शब्द का अर्थ है सेवक से है। तो देखिए फेमुलस क्या है? फैमिली जानते हैं, फैमिली मतलब परिवार होता है। तो यह लैटिन भाषा का शब्द है फेमुलस, जिसका तात्पर्य सेवक से निकलता है, जिसका तात्पर्य जो है सेवक से निकलता है, लेकिन इसका अर्थ जो है नौकर मतलब सेवक है। लेकिन इस अर्थ में परिवार का अर्थ नहीं लगाया गया है। फेमुलस के विस्तृत अर्थ में परिवार समाज की एक ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता और उसके विवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं, जो उत्तरदायित्व और स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। तो यह सेवक का मतलब नौकर से नहीं है। सेवक, फेमुलस शब्द का क्या अर्थ निकलता है? सेवक। और फेमुलस जो है लैटिन भाषा का शब्द है, तो यह एक सेवक से निकलता है,
तो लेकिन यह जो है परिवार की तरह है। तो परिवार में जानते हैं, परिवार में दूसरे लोग सभी लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं बिना किसी निस्वार्थ भाव के। तो यह है इसका अर्थ। प्रश्न 33 देखिएगा, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अपने ही समूह में करता है तो उसे अंतर्विवाह कहते हैं, विकल्प सी। अपने ही समूह में करता है तो उसे अंतर्विवाह कहते हैं, तो विकल्प सी। और जब दूसरे समूह में करता है तो उसे बहिर्विवाह कहते हैं। और विवाह के 2 प्रकार होते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। पहले के अनुसार अनुलोम या प्रतिलोम विवाह 2 प्रकार के होते थे विवाह करने की तरीका। अनुलोम मतलब जब स्त्री जो होती है छोटे वर्ग से और जो पुरुष होगा बड़े वर्ग से, तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब स्त्री जो होती है बड़े वर्ग से होती है और जो पुरुष होगा वह छोटे वर्ग से होगा, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रश्न 34 देखिएगा, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की जो मांग है वह बढ़ जाती है? तो विस्तार अवस्था में। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 35 देखिएगा, वह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? तो किस समाजशास्त्री ने कहा था? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था, यह माना था कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कोई ऐसी हर जगह सब जगह कंजेस्टेड होता है, कोई एक ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ दाम्पत्य विकास का अवसर मिल सके। तो यह राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। प्रश्न 36 देखिएगा, विवाह अधिनियम, विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। तो विवाह अधिनियम जो था 1955, विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह योग्य लड़की की जो आयु निर्धारित की गई 18 वर्ष, और विवाह योग्य एक लड़के की आयु जो निर्धारित की गई थी 21 वर्ष। यह विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। प्रश्न 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? एकाकी परिवार के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास का अवसर, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। ये आत्मनिर्भरता नहीं है। प्रश्न 37 का डी इसमें प्रश्न 37 प्रश्न 37 का सी नहीं सही है, सी नहीं है। जबकि उच्च जीवन स्तर भी हो जाता है, एकाकी परिवार में व्यक्तिगत विकास का अवसर भी मिलता है, आत्मनिर्भरता भी आती है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा वाली भावना जो है एकाकी परिवार में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कम ही लोग रहेंगे तो क्या सामाजिक सुरक्षा होगी। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के जो होता है, इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन के में जो होता है थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, मतलब रक्त को जमने में मदद करता है। और जब इस विटामिन की कमी हो जाती है तो रक्त जो है पतला हो जाता है, और पतला हो जाएगा तो इसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगेगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो हैजा जो है एक जल जनित रोग है। प्रदूषित जल, प्रदूषित भोजन से हैजा नामक बीमारी होती है, जिसे कालरा भी कहते हैं। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। और यह किससे होता है? यह जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित। प्रश्न 40 देखिएगा, बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? मतलब चेचक के आविष्कार का किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार तो एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। रदरफोर्ड ने परमाणु विखंडन की खोज किया था। लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो यह ध्यान में रखिएगा। और इनकी खोज किसने किया था? बड़ी माता का, चेचक का, तो एडवर्ड जेनर ने, विकल्प सी। प्रश्न 41 देखिएगा, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होते हैं? हेपेटाइटिस ए जो होते हैं कैसे होते हैं, क्यों होते हैं यह हेपेटाइटिस ए? तो यह जो हेपेटाइटिस ए होते हैं यह विषाणु के कारण होते हैं, विषाणु के कारण, विषाणु जनित रोग है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस जो होता है यह लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, और यह विषाणु जनित रोग होता है, लीवर को प्रभावित करता है, यह विषाणु जनित रोग होता है। हेपेटाइटिस जो रोग होता है उसको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे जानते हैं कि विटामिन जो होता है ए, बी, सी, डी, ई और के, 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और के 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। वैसे ही हेपेटाइटिस जो रोग होता है उसको 6 भाग में नहीं, लेकिन 5 भागों में बांटा जाता है। ए, बी, सी, डी और ई, के नहीं होता है। बस 5 प्रकार के हेपेटाइटिस रोग होते हैं, और यह विषाणु जनित रोग होता है। तो यह 2 बातें इसमें ध्यान रखिएगा। प्रश्न 42 देखिएगा, डॉपलर प्रभाव द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके हृदय की ध्वनि को
डॉपलर प्रभाव द्वारा सुना जाता है। सबसे बड़ी बात यह जाना कि इस गर्भस्थ शिशु के हृदय की ध्वनि को डॉपलर प्रभाव द्वारा सुना जाता है। और कब सुना जाता है? तो 10 से 12 सप्ताह में, 10 से 12 सप्ताह पर, विकल्प डी। प्रश्न 43 देखिएगा, मनुष्य की सामान्य गर्भावधि होती है तो 280 दिन होती है। 280 दिन होती है मनुष्य की जो सामान्य गर्भावधि होती है वह 280 दिन होती है। प्रश्न 44 देखिएगा, एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? तो प्रसव के दूसरे चरण में ऐसा कैसे पता चलता है, किस परिणाम क्या है पता चलता है? तो गर्भाशय की ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई होती है, तो इससे पता चलता है कि वह गर्भाशय के दूसरे चरण में है, प्रसव के दूसरे चरण में है। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 45 देखिएगा, वह क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटेस और मेम्ब्रेन से गुजर जाती है और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में ओर छोर तक पड़ी रहती है, वह कहलाती है। तो यह जो स्थिति है वह क्या कहलाता है, इससे मतलब है, तो यह है वासा प्रीविया। तो विकल्प डी, यह ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 46 देखिएगा, इनमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? योनि क्षरण का लक्षण क्या नहीं है यह बताना है। तो चारों विकल्प आप आराम से देख लें। तो योनि क्षरण का लक्षण जो है, योनि कैनल की लंबाई, योनि स्नेहक में कमी, मूत्र असंयम, यह सभी आपके योनि क्षरण के कारण है। लेकिन योनि की दीवारों का पतला होना यह आपका योनि क्षरण का कारण लक्षण नहीं है, विकल्प बी। प्रश्न 47 देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने लगती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो यह आपका हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम भी कहा जाता है। विकल्प सी जो है आपके यह सही है। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने लगती है, जो बच्चे की माँ होती है उसकी सेहत बिगड़ने लगती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो यह जो विकार होता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, यह विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग में दिया जाता है? तो त्वचीय मार्ग में से कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका जो होता है त्वचीय मार्ग से दिया जाता है। मतलब बीसीजी का जो टीका होता है वह इंट्राडर्मल रूट द्वारा दिया जाता है। यह वैक्सीन सिर्फ त्वचा के नीचे, आमतौर पर ऊपरी बाईं तरफ, मतलब बाह में लगाया जाता है, तो यह जानते हैं, तो यह जान लीजिए। तो विकल्प ए जो है टीकाकरण त्वचीय मार्ग से दिया जाता है, विकल्प ए बीसीजी का टीका। प्रश्न 49 देखिएगा, फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहिए या फिर संज्ञानात्मक विकास कहिए, तो यह जो अवस्था है यह कौन सी अवस्था है यह बताना है। तो ओरल अवस्था है, ओरल अवस्था, विकल्प डी। नहीं, इसमें संज्ञानात्मक विकास नहीं आएगा, सॉरी। फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था क्या है? तो ओरल अवस्था है। ओरल अवस्था इसे कहते हैं, जैसे बच्चे जो जन्म लेते हैं तो पहले 8 सप्ताह तक उनका जो काम होता है वह बस आनंद लेना होता है। तो वह उस अवधि में क्या ओरल अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि 8 माह तक बच्चे जो 8 माह तक होते हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब माँ का स्तन वह चूसते हैं और उन्हें चूसने में मजा आता है, तो 8 माह तक, तो उसे ही ओरल अवस्था कहते हैं फ्रायड की। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। अगर वह दूध भी नहीं पीते हैं तभी वह चूसते रहते हैं, तो इसे ही ओरल अवस्था कहा गया है फ्रायड की सेक्सुअल थ्योरी में। प्रश्न 50 देखिएगा, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और हमसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से देख लें कि कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है किशोरावस्था का, ये आपको बताना है। तो देखिए, व्यवसाय का चयन करना यह किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य है। आत्म पहचान का विकास यह भी है। शारीरिक परिवर्तनों का स्वीकार करना यह भी है। लेकिन वस्तु स्थिरण प्राप्त करना यह किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य में नहीं आता। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 52 देखिएगा, और किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 52 देखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए बाल्यावस्था जो है 2 से 12 वर्ष तक होती है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वह 2 से 6 वर्ष की है, विकल्प बी। बाल्यावस्था जो होती है 2 से 12 वर्ष की होती है, 2 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था क्या है 6 से 12 वर्ष तक। और शारीरिक विकास बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है, शैशवावस्था में ज़्यादा शारीरिक विकास हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है। प्रश्न 53 देखिएगा,
और एक बात और बता दूं बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति आती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति आती है। 2 से 6 साल के बच्चे आपने देखा होगा, 2 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत हर तरह के प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं। प्रश्न 53 देखिएगा, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होती है? तो 1/4 होती है, 1/4। हाँ, यहाँ है 1/4, 1/4। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 54 देखिएगा, जिन स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कहा जाता है? तो सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण स्कूल कहते हैं, संपूर्ण स्कूल। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 55 देखिएगा, नवजात शिशु के संवेग हैं, नवजात शिशु के संवेग क्या है? नवजात शिशु के जो संवेग हैं भय, क्रोध और प्रेम, यह नवजात शिशु के संवेग हैं। जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें भय भी होता है, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है। लेकिन भय जो होता है नवजात शिशु में तीसरे माह में भय आता है, ध्यान रखिएगा, नहीं क्षमा करिएगा, तीसरे माह में क्रोध आता है, मतलब जन्म से तीसरे माह में क्रोध, 5वें माह में भय आ जाता है और 10वें माह में प्रेम आता है। तो तीसरे माह में भय का क्रोध आता है, 5वें माह में भय आता है और 10वें माह में क्रोध प्रेम का उत्पत्ति हो जाती है संवेग। तीसरे माह में क्रोध, 5वें माह में भय और 10वें माह में प्रेम, मतलब इस संवेग का विकास होता है। उसके बाद भी ये रहते हैं, ऐसी बात नहीं, मतलब इस महीने में इस संवेग का विकास हो जाता है। प्रश्न 56 देखिएगा, लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि कितनी होती है? तो यह आपको बताना है। तो लड़कों की जो वार्षिक औसत ऊंचाई जो वृद्धि होती है लड़कों की 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर हर साल लड़के बढ़ते हैं। मतलब कब तक बढ़ेंगे? 18 साल के बाद थोड़ी बढ़ेंगे, मतलब बाल्यावस्था की बात किया जा रहा है। प्रश्न 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? विकास का नियम क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो विकास का नियम क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, ये सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह भी आपका सही है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह भी आपकी सही है। लेकिन विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, यह आपका सही नहीं है, विकल्प सी। बाकी ए, बी और डी जो है सही है। प्रश्न 58 देखिएगा, मिल्क शेक उदाहरण है, मिल्क शेक जो है उदाहरण है। तो मिल्क शेक में क्या होता है? दूध भी होता है, क्रीम भी होता है और उसमें सूखे मेवे भी होते हैं। तो पूर्ण स्वच्छ आहार है मिल्क शेक। मिल्क शेक जो है पूर्ण स्वच्छ आहार है और दूध जो होता है एकदम स्वच्छ आहार माना ही जाता है। प्रश्न 59 देखिएगा, कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। तो देखिए, जो चाय बनाया जाता है, चाय, तो चाय की जो झाड़ी होती है उसे कमेलिया कहते हैं और कमेलिया की पत्तियों को ही सुखाकर आपका चाय बनाया जाता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 60 देखिएगा, अनाज की पिसाई से चमकाने, मतलब अनाज की जो पिसाई होती है, जैसे चावल की जो पिसाई होगी या गेहूं की जो पिसाई से या उसको चमकाने से, परीक्षण करने से मुख्यतः कौन सी विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी जो होता है नष्ट हो जाता है अगर अनाज की पिसाई होती है और चमकाया जाता है, धुला जाता है, तो विटामिन B1 जो होता है वह नष्ट हो जाता है। मतलब विकल्प बी का बी सही है, बी सही है, बी, क्योंकि विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। प्रश्न 61 देखिएगा, सब्जियों के रेशे छूने में क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। तो सब्जियों के रेशे जो होते हैं छूने में ठंडे होते हैं, क्योंकि सब्जियों के रेशे में क्या होता है? ऑक्सीजन 2 होता है, O2 होता है, इसीलिए वो ठंडे होते हैं। प्रश्न 62 देखिएगा, फल और सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके? फल और सब्जी में क्या पाया जाता है? फल और सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें देखिए, इसमें विटामिन और रेशे पाए जाते हैं और खनिज लवण पाए जाते हैं। हाँ, तो विटामिन, फल और सब्जी में विटामिन भी होता है, रेशे भी होते हैं और खनिज लवण भी होते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रोटीन नहीं होता है फल और सब्जी में, नाम मात्र का ही होता होगा। प्रश्न 63 देखिएगा, अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं। तो देखिए, अंडा और दूध जो होते हैं 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंडा और दूध जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 64 देखिएगा, खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें 41 फ़ारेनहाइट से 135 फ़ारेनहाइट जो है सही खतरा क्षेत्र है। 64 का जो बी होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 65 देखिएगा, किस कार्यप्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परीक्षक की तरह कार्य करती है? नमक की जो उच्च सांद्रता होती है वह परीक्षक की तरह कार्य करती है। तो नमी को हटाकर एंजाइम की सक्रियता को घटाती है, माइक्रोवेव्स की आवश्यक ऑक्सीजन को नमी की सांद्रता घटाती है। तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? दूध के संरक्षण की विधि है पाश्चुरीकरण।
ध्यान रखिएगा, दूध को अगर संरक्षित किया जाता है तो 70 डिग्री पर उसे गर्म किया जाता है, और कितना देर तक, 15 सेकंड के लिए 70 डिग्री पर दूध को गर्म करके तुरंत उसकी पैकिंग हो जाती है। उसे पार्श्वीकरण कहते हैं, और इस तरह से दूध के जो जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसकी जो इस विधि की जो खोज किए थे वो लुई पाश्चर ने किया था। लुई पाश्चर ने इस विधि की खोज किया था, और यह एक रसायन शास्त्री थे, और इनको आधुनिक जीवाणु शास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है, संस्थापक भी कहा जाता है। प्रश्न 67 देखिएगा, एक इस धात्री किसे कहते हैं? जो स्त्री दूध पिलाती हो, स्तनपान कराती हो बच्चों को, उसे धात्री कहते हैं। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, धात्री स्त्री के लिए पहले 6 माह के लिए 550 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले 6 माह के लिए 550 कैलोरी, मतलब शिशु के जन्म से पहले 6 माह के लिए 550 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन आखिरी 6 माह के लिए 400 अतिरिक्त कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विकल्प बी जो होगा वह सही है, क्योंकि 8 माह का शिशु है, इसलिए विकल्प बी 400 कैलोरी। प्रश्न 68 देखिएगा, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए? तो 6 महीने के आसपास, 6 महीने के बाद उसे अनुपूरक आहार दिया जा सकता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 69 देखिएगा, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से वो सोचने और समझने लगते हैं, हर चीज़ को गहराई से समझते हैं। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 70 देखिएगा, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो इसमें सी जो है सही है, परिपक्वता द्वारा। देखिए, बबलाना क्या होता है, आप देखेंगे कि 3-4 या 5-6 माह के जो 3-4 माह के जो बच्चे होते हैं, 5-6 या 7 माह के जो भी होंगे, तो बबलाते हैं, मतलब कुछ आवाज़ वह मुँह से करते हैं, बुद 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 बुद, तो उसी बबलाना कहा जाता है। तो सभी संस्कृतियों, मतलब दुनिया के हर संस्कृति में एक निश्चित समय में बच्चे बबलाना शुरू करते हैं। यह क्या इंगित करता है, यह व्यवहार क्या इंगित करता है? तो यह परिपक्वता इंगित करता है कि बच्चे परिपक्व हो गए हैं। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? तो मूर्त संक्रियात्मक नहीं है। मानसिक अनुभूतियों का कौन सा तरीका नहीं है? तो मूर्त संक्रियात्मक। बाल की सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक, यह सभी मानसिक अनुभूतियों का तरीका है, लेकिन क्या नहीं है? तो मूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न 72 देखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो यह जाति जो है स्तरों में बटा होता है, लेवल में बटा होता है, और सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो विकल्प ए जो है वापस सही है। प्रश्न 73 देगा, डीपीटी का को विस्तारित कीजिए, मतलब डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पूछ रहा है। तो डीपीटी का जो फुल फॉर्म है वह है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ये इसका फुल फॉर्म है, मतलब विकल्प ए जो होगा आपके सही होगा। प्रश्न 74 देखिए, कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है कुकुर खांसी से बचने के लिए। तो विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 75 देखिएगा, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का क्या अर्थ है? तो कभी जानते हैं कि शिशु का जब पेट भर जाता है तो मुंह से भोजन निकालने लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वह संतृप्त है और भूखा, अब वह भूखा नहीं है। तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराए जाते हैं, लगातार मैं एमसीक्यू कराता हूँ टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। और आप फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक ग्रुप पर मैं बहुत सारा मटेरियल देता रहता हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ, तो इसलिए फेसबुक यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख से का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। यह पूरा जो बुक है इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है और आपके प्रश्न पत्र में भी 100 क्वेश्चन होगा। तो 25-25 क्वेश्चन करके कर रहा हूँ, और जैसे ही 4 प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो जा रहा है तो मैं एक फुल प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को दे रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा, वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करता है वह कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो दोनों हाथों से अपना काम कर सकते हैं और हर काम कर सकते हैं दोनों हाथों से लिख भी सकते हैं, दोनों हाथों से खा भी सकते हैं, दोनों हाथों से हर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसी बालक को क्या कहलाता है? तो यह क्या कहा जाता है? वो बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह होगा प्रश्न विकल्प सी जो है सही है आपका, एम्बीडेक्ट्रस, मतलब उभय हस्त, मतलब दोनों हाथों का प्रयोग करने वाला। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 77 देखिएगा,
किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए तो कुछ वसा निकाल दिया जाए तो वो माँ के दूध जैसा होता है। तो ऐसा जो होता है बकरी का दूध होता है, इसमें अगर थोड़ी सी चीनी डाल दिया जाता है और उसकी वसा जो है निकाल लिया जाता है तो वह माँ के दूध जैसा होता है। तो वह जो होता है बकरी का। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराए जाते हैं। और फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाता है। तो फेसबुक ग्रुप आप सभी लोग को ज्वाइन करना है, जो भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फेसबुक ग्रुप का भी और टेलीग्राम का भी। प्रश्न 78 देखिएगा, शिशु में माँ के प्रतिजीवियों में पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा कितने महीने तक काम देती है। देखिए जब शिशु का जन्म होता है माँ के गर्भ से, तो उससे कुछ प्रतिजीवी मिलते हैं। माँ का जो एंटीबॉडीज होता है वह शिशु को मिलता है। और वह कितने महीने तक शिशु की रक्षा करता है, तो 3 से 6 महीने तक। 3 से 6 महीने तक जो एंटीबॉडीज मिलता है, प्रतिजीवी मिलते हैं, वह कितने महीने तक सक्रिय रहते हैं, तो 3 से 6 महीने तक। तो 78 का जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। प्रश्न 79 देखिएगा, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए। जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब उसे काट देना चाहिए। तो प्रश्न 79 का विकल्प बी जो है वो आपका सही है। स्पंदन मतलब जब स्पंदन मतलब कि उसमें स्फूर्ति रुक जाए तब शिशु की नाल को काट देना चाहिए। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 80 देखिएगा, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है। गर्भकालीन जो विषाक्तता है वह संबंधित है। तो गर्भकालीन जब गर्भ में शिशु रहता है तो वह विषाक्तता जो है संबंधित है सूजन से, उच्च रक्तचाप से, एल्ब्यूमिनेरिया से या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा, विकल्प डी। प्रश्न 81 देखिएगा, प्रसव का प्रकार नहीं है। तो यह 4 प्रकार दिए गए हैं और वह कौन से प्रकार हैं जो प्रसव का प्रकार नहीं है। तो देखिए, प्राकृतिक प्रसव यह प्रसव का प्रकार है। इंस्ट्रूमेंटल ये भी है, जटिलतापूर्ण प्रसव ये भी है। लेकिन संभाव्य प्रसव जो है यह प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव का प्रकार नहीं है। और यह जो है प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल या जटिलतापूर्ण प्रसव, यह सब प्रसव के प्रकार हैं। अब प्रसव क्या है तो मैं आपको बता दूं, प्रसव एक प्रकार की प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर निकलता है। जब गर्भस्थ शिशु जो होता है गर्भ से बाहर निकलता है, उसी क्रिया को प्रसव कहा जाता है। और यह 3 जो है प्रसव के प्रकार हैं। प्रश्न 82 देखिएगा, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण जो होता है वह कितने माह तक की कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है, तो 2 माह तक। मतलब बच्चा जब गर्भ में रहता है, मतलब बीजारोपण से बाद मतलब बीजावस्था के बाद, तो 2 माह तक का जो अवस्था होता है वो वही भ्रूण कहलाता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 83 देखिएगा, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिका बनाती हैं। तो इसका विकल्प जो होगा ए सही है, ए। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 84 देखिएगा, बासी ब्रेड में आमतौर पर, देखिए आप लोगों ने बासी ब्रेड देखा होगा, तो बासी ब्रेड में आमतौर पर एक प्रकार का, देखिए कोई बासी ब्रेड है या फिर अचार है, मुरब्बा है, तो आप लोगों ने देखा होगा उस पर फफूंदी टाइप का पड़ जाता है, कुछ हरे कलर का पड़ जाता है या फिर किसी नीले कलर का, फिर काले कलर का पड़ जाता है फफूंदी टाइप का। तो वह है क्या, वह बैक्टीरिया है, वायरस है, कीड़े हैं या मोल्ड है। तो वह आपका मोल्ड है। मोल्ड एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा अलग होता है मोल्ड। तो मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होता है जो नमी और अंधकार में अधिक पनपते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई ब्रेड है, नमी में रख दीजिए, अगले दिन देखिए, अंधकार में रख दीजिए, अगले दिन देखिए, ये खाद्य पदार्थों पर राई के समान छा जाता है। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले आदि रंगों में दिखाई पड़ता है। पनीर, जेली, अचार, मुरब्बा आदि में जाल के समान दिखता है। तो यह तो आप जानते ही होंगे। प्रश्न 85 देखिएगा, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। तो प्रश्न 85 का विकल्प सी सही है, 75 किलो कैलोरी। 75 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। तो देखिए इसका एक पैमाना है, एक सूत्र है, मैं आपको बता दूं। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होगा वह 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। तो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरी ऊर्जा देगा, तो उसी हिसाब से देख लीजिए, 12 किलो, 12 चौका 60 किलो, 60 हुआ। एवं 3 ग्राम वसा, 3 ग्राम वसा जो है, 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी ऊर्जा देता है, 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो देगा आपका 4 किलो कैलोरी। तो उसी तरह से आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो 75 किलो कैलोरी आएगा। प्रश्न 86 देखिएगा, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा, देखिए मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा और 1 ग्राम जो वसा होगा वह 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा।
तो उसी हिसाब से आप लोग काउंट कर लीजिए। 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो कितना देगा, 3 ग्राम वसा है कितना देगा, तो उसी तरह से 75 किलो कैलोरी आएगा। प्रश्न 86 देखिएगा, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह ग्लूकोज है, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 87 देखिएगा, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो त्वचा झुर्रियों और उसका रंग पीला होना क्या प्रदर्शित करता है, कुपोषण का प्रतीक है, यह कुपोषण का प्रतीक है, विकल्प ए। प्रश्न 88 देखिएगा, अभिकथन और कारण है, एंटीऑक्सीडेंट की उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। कारण क्या है, एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देता है। तो प्रश्न 88 का विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ पर ए और आर जो हैं दोनों सही हैं, तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 89 देखिएगा, पोषण विज्ञान के जनक कौन है। पोषण विज्ञान के जनक कौन हैं ये आपको बताना है। तो इसमें लेवाइजर जो है पोषण विज्ञान के जनक हैं। लेवाइजर जो हैं यह पोषण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, लेवाइजर, तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 90 देखिएगा, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जल की कठोरता जो होती है वह जल की कठोरता जो होती है वह आपकी कैल्शियम सॉल्ट के कारण होती है, कैल्शियम सॉल्ट के कारण, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 81 देखिएगा, जस्ता के लिए आवश्यक है। जस्ता किसके लिए आवश्यक है, जस्ता जो होता है वह वृद्धि के लिए आवश्यक है, वृद्धि के लिए, विकल्प बी, तो शारीरिक वृद्धि के लिए जिंक का होना जरूरी है। प्रश्न 92 देखिएगा, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन D3 को कॉलिक कैल्सिफेरॉल कहते हैं, काली कैल्सिफेरॉल, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। विटामिन D3 को काली कैल्सिफेरॉल कहते हैं। प्रश्न 93 देखिएगा, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो लैक्टोज है, लैक्टोज। और नवजात क्या लेता है, दूध लेता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। दूध एक अपने आप में सर्वोत्तम आहार होता है जिसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, खनिज लवण भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, इसीलिए कहा जाता है कि दूध जो है सर्वोत्तम आहार है। प्रश्न 94 देखिएगा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में क्या पाया जाता है, कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है दूध में। तो प्रश्न 94 का जो है बी जो है वो आपका सही है। देखिए मैं बताया हूँ लैक्टोज प्रोटीन नहीं है, लैक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न 95 देखिएगा, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। तो देखिए मूंगफली के तेल में सबसे ज़्यादा वसा होती है। मूंगफली जो होता है उसमें 40% वसा ही होती है, वसा ही 40% होती है मूंगफली में, यह ध्यान रखिएगा। और 25% केवल खनिज लवण होता है। तो पकाने के तेल में सबसे अधिक वसा किसमें होता है, मूंगफली के तेल में, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 96 देखिएगा, परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान के सम्मिलित प्रयास है, यह किसने परिभाषित किया था। तो प्रश्न 96 का डी सही है, रूथ स्ट्रांग ने यह बात कही थी कि परामर्श प्रक्रिया जो है समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यह किसने परिभाषित किया था, यह परिभाषित किया था रूथ स्ट्रांग ने, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 97 देखिएगा, परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है। परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है संचार तत्वों का अभाव। परामर्श के प्रभावी संचार में क्या सम्मिलित है, संचार तत्वों का अभाव, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 98 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। WHO जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 99 देखिएगा, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कौन है। तो ये बनी है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक बनी है कैथरीन रसेल, और यह कब बनी है, यह आपकी बनी है 1 फरवरी 2022 को। 1 फरवरी 2022 को कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। प्रश्न 100 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है। मतलब पूरे विश्व में प्राथमिक शिक्षा में कितना नामांकन दर है। तो 91% नामांकन दर है पूरे विश्व में प्राथमिक शिक्षा में, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन मुख्य शिक्षा प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। और जैसे ही 4 हो जा रहे हैं उसके बाद मैं फुल प्रैक्टिस सेट भी देता हूँ। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स